वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक के आंदोलन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 है ये। तो हम देख लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म क्या थी। तो 1919 के बाद जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट ब्रिटिश वो क्या हो गई, धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ी हो गई, एक मास मूवमेंट में वो कन्वर्ट हो गई, जिसके अंदर बहुत सारे किसान, ट्राइबल लोग, स्टूडेंट्स, औरतें इन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एंड ओकेजनली जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो भी हिस्सा ले लेते थे। कुछ जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो भी एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को 1920s में। लेकिन ऐसा क्यों सपोर्ट कर रहे थे और मास मूवमेंट क्यों बना? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को इंडिया की बदल के रख दिया। एंड यहाँ से एक बहुत बड़ा जो डिफेंस की जो खर्चे थे वो बढ़ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियंस नहीं चलाते थे, याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश ही चला रहे हैं। एंड इसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने ये सारे खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए आम जनता पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, इनके मिलिट्री के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर डिमांड्स बढ़ती जा रही थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था और वहां पर इन सारी चीजों की जरूरत थी। तो जो भी सप्लाईज थी वहां पर हमने देखा कि उनकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल है उनके लिए डिफिकल्टीज आ गई, मुसीबत आ गई। और दूसरी तरफ जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था इन युद्ध से। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो रही थी वार के समय पे, लड़ाई के समय, युद्ध के समय पे। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप थे वो डिमांड करने लगे कि हमें और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज दीजिए ताकि हम डेवलप कर सके। वार की वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने भी अपनी आर्मी को एक्सपेंड किया एंड विलेजेस पर क्या किया, प्रेशर डाला कि वो भी सोल्जर्स को दें, है ना, सोल्जर्स दें हमें ताकि हम उन्हीं सोल्जर्स से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई कर सके। और इसी के लिए बहुत सारे, एक बहुत बड़ा नंबर सोल्जर्स का बाहर विदेश भेजा गया। बहुत सारे लौट के भी आए युद्ध के बाद। और जब वो लौट के आए तो उनको बहुत कुछ समझ में आया। किस चीज के बारे में उनको समझ में आया? इंपीरियलिस्ट पावर्स के बारे में, जो एशिया के लोगों को बर्बाद कर रही है, जो अफ्रीका के लोगों को बर्बाद कर रही है। और फिर उन्होंने बढ़ चढ़कर जो कॉलोनियल रूल है इंडिया का उसके अपोज करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भी 1917 में एक क्रांति आई थी रशिया के अंदर, जिसमें किसान और वर्कर्स जो की स्ट्रगल और आइडियाज जो थे सोशलिज्म के वो काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगे, और जिसकी वजह से जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए। यहाँ से अब आपको एक नई पिक्चर देखने को मिलती है, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इट इज इन दीज सर्कमस्टेंसेस जब महात्मा गांधी एक बड़े लीडर की तरह उभरेंगे। जैसे कि आप जानते हैं गांधी जी जिनकी उम्र थी 46, वो इंडिया में आए, है ना, 1950 में साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट restrictions, he was already respected leaders. साउथ अफ्रीका में भी बिना किसी हिंसा के इतनी अच्छी अच्छी मार्चेस करी थी। रेसिस्ट यानी जो रंग के आधार पे भेदभाव करते हैं उस सब को लेके इतना काम कर चुके थे गांधी जी ऑलरेडी कि उनको एक रिस्पेक्टेड लीडर के तौर पे देखा जाता था और इंटरनेशनली लोग उन्हें जानने लग गए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर उनकी जो कैंपेन्स थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कांटेक्ट में आ गए थे बहुत सारे इंडियंस के। वो इंडियंस हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, पारसीज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, गुजराती भी थे एंड तमिल्स भी थे। बहुत सारे उसमें नॉर्थ इंडियंस भी थे, क्रिश्चियंस थे, गुजरातीस थे, सॉरी इंडियंस थे, मैंने रिपीट कर दिया शायद। बहुत सारे अपर क्लास के व्यापारी थे, लॉयर्स थे और वर्कर्स थे। महात्मा गांधी ने अपने जो स्टार्टिंग का पहला साल था इंडिया में वो ट्रेवल किया पूरी कंट्री में ताकि वो लोगों को समझ सके, उनकी जरूरतों को समझ सके और पूरी जो ओवरऑल सिचुएशन है ना इंडिया की उसको समझ सके।
फिगर 6 में देखिए, इसमें आपको फाउंडर ऑफ नेशनल कांग्रेस दुर्बन साउथ अफ्रीका 1895 का ये फिगर आपको दिख रहा है। 1895 में अलोंग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी ने नेटल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को स्टैब्लिश किया था। क्या आप इसमें गांधी जी को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो कमेंट करके बताना कि इस पिक्चर में गांधी जी कौन से हैं। He is standing at the center in the row at the back wearing a coat and a tie. इतना बता दिया है, लिखा भी है, अब आप बताइए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, कोशिश करिए। या 1 मिनट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा गांधी जी को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो मैं ही बता देती हूँ, ये है गांधी जी। ठीक है, ये है गांधी जी। देखिए, गांधी जी पूरे इंडिया में घूम रहे थे इंडिया की परिस्थितियों को समझने के लिए। तो यहाँ पर जब वो लोकल मूवमेंट्स से जूझ रहे थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में, वहीं उनका कांटेक्ट होता है राजेंद्र प्रसाद से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद की जो मिल वर्कर्स की है, ये भी स्ट्राइक करवाते हैं सक्सेसफुली गांधी जी। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को जो 1919 से 1922 के बीच में हुए थे। तो सबसे पहले है रोलेट सत्याग्रह। देखो, 1919 में गांधी जी ने बोला कि हम करेंगे सत्याग्रह रोलेट एक्ट के खिलाफ। रोलेट एक्ट में क्या था? तो रोलेट एक्ट में ये था कि ब्रिटिश ने जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं बोलने के, ये सारे ना बेसिक जो राइट्स होते हैं एक इंसान के, वो छीन लिए थे। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो भी लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि ये दूसरे लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी भी आम आदमी के वो बोलने के अधिकारों को छीन ले, बेसिक जो फ्रीडम के अधिकार है उनको छीन ले। और उन्होंने काफी ज्यादा निंदा करी, आलोचना करी इस एक्ट की, और इसको डेविलिश एक्ट कहा। बोला ये तो तानाशाही आप चला रहे हैं। गांधी जी ने लोगों को बोला कि 6 अप्रैल 1919 को हम लोग क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर करेंगे और ऑपोज करेंगे इस एक्ट का, बट नॉन वायलेंट वे में करेंगे। इस सब के लिए सत्याग्रह सभा चलाई। और इस रोलेट सत्याग्रह के दौरान जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उस पर काफी ध्यान दिया। एंड ये एक तरीके से का वो टाइम भी था जहां गांधी जी ने वो किया जो हमेशा से चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम यहाँ साथ साथ आ गए, क्योंकि गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, सारे ही जो धर्म के लोग हैं वो एक साथ रहें। अब दूसरा जो मूवमेंट है वो खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, खिलाफत का भी एक अपना ही इशू है। 1920 के अंदर क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने जो टर्की नाम की कंट्री है, वहां के जो सुल्तान थे या खलीफा बोल दो, उन पे लगा दिया था एक बहुत ही हार्श ट्रीटी। ठीक है, और सारी चीजों को अपने कब्जे में कर लिया था। अब इंडिया में भी लोग काफी गुस्साए हुए थे, क्योंकि जलियन वाला मैसेकर हो गया था। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में बेकसूरों को मार दिया गया था जलियन वाला मैसेकर में। अब इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो भी गुस्सा हो गए, क्योंकि खलीफा को कंट्रोल हटवा दिया है मुस्लिम से, है ना। क्योंकि अब सारी चीजें किसके कब्जे में आ गई? ब्रिटिश लोगों के। पहले क्या होता था, एक टर्की का अपना ओटोमन एम्पायर था, यहाँ से जो सुल्तान होता था वो पूरे विश्व के मुस्लिमों पर राज करता था, जिसकी वजह से ये मुस्लिम्स गुस्साए हुए थे। तो खिलाफत एजिटेशन के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली, इन लोगों ने बोला कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया एंड कांग्रेस को भी बोला कि आप भी आ जाओ, हम पंजाब में जो भी गलत हुआ है, जैसे जलियनवाला मैसेकर हुआ है, खिलाफत में जो गलत हुआ है खिलाफत मूवमेंट को लेके, मैंने आपको बताया, जिससे जो भावना है वो आहत हो गई मुस्लिम लोगों की, सुल्तान के साथ टर्की के गलत कर दिया। तो इस सब की वजह से ये लोग अब डिमांड करने लगे स्वराज की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने लगा 1921 से 22 में। बहुत सारे हजारों जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको छोड़ दिया। अब भाई ये इंडिया की सरकार नहीं चलाती थी, ये ब्रिटिश ही चलाते थे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज। ठीक है, बहुत सारे जो लॉयर्स हैं, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजागोपालाचारी,
आसफ अली, इन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिसेस करते हैं इसको छोड़ दिया। प्रैक्टिसेस मतलब आप समझ लो, लॉयर की पढ़ाई करने के बाद ये लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो छोड़ दिया। ब्रिटिश ने जैसे टाइटल्स दे रखे थे ना बहुत लोगों को कि आपको हम सर बुलाएंगे, आपको हम ये बुलाएंगे वो बुलाएंगे, वो टाइटल्स को इन्होंने सरेंडर कर लिया और पूरी तरीके से इनकी जो लेजिस्लेचर है जहाँ पर ये पॉलिसीज बनाते थे उसका बॉयकॉट किया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ, लोगों ने जलाना शुरू कर दिया प्लेसेस को, फॉरेन कपड़ों को जलाना स्टार्ट कर दिया। जो इम्पोर्ट कपड़े थे फॉरेन के उनको भी इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से जलाया, फाड़ा 1920 में 1922 तक। बट इस ये सारी जो थी ना, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, मतलब ऊपर ऊपर की चीज थी। अभी आप नीचे से देखो तो और भी मामला बहुत पेचीदा था। एक बड़ा हिस्सा कंट्री का ना वो ब्रिंक पे था फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट के। रोलेट सत्याग्रह कुछ इस प्रकार का एक मूवमेंट था, पहला इंडियन स्ट्रगल का, जिसने बहुत बढ़ चढ़ के ब्रिटिश सरकार का अगेंस्ट किया, ऑपोजिशन किया। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर सिटीज में ही देखा गया। अप्रैल 1919 में बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे, हड़ताल हुए थे कंट्री में, एंड जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही गंदे तरीके से इसको इन हड़तालों को दबाने की कोशिश करी थी। जलियनवाला बाग में जो एट्रोसिटीज हुई थी, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी अमृतसर में, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। और ये सारी मैसेकर के बारे में जब पता चला तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इतना ज्यादा दुख उनको हुआ, इतना उनको गुस्सा आया कि जो उनको एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का वो उन्होंने हटा दिया। बोला कि मुझे नहीं चाहिए आपका टाइटल, आप अपने पास ही रखो। ये नाइटहुड क्या होता है? ये एक ओनर होता है ना, एक सम्मान है जो ब्रिटिश क्राउन देता है। बहुत ही कम लोगों को ये सम्मान मिल पाता था उस टाइम पे। ये एक पर्सनल अचीवमेंट या पब्लिक सर्विस या कुछ आप अच्छा करते हैं तब आपको मिलता है। तो वही रविंद्रनाथ टैगोर को ये दिया गया था और उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए, आप अपना टाइटल अपने पास रखो। फिगर 7 में देखो, द वॉल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल, ये वो ही दीवार है जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाई, एंड पीपल आर पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल। ये आपको दिख रहे हैं? ये मैं आपको जरा पेन वो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं ये सब बुलेट मार्क्स हैं। लोग दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ यहाँ बुलेट्स हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है द मार्च टू डांडी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।